Hello guys, what's up? क्या हाल चाल? This is CN Kunj Goenka, your tax mentor, and yes, long wait is over. ट्रांसफर प्राइसिंग का आज अपने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो आपके सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स में पास्ट टर्म पेपर्स एंड मॉक टेस्ट पेपर में आया है। ये जो नोट्स है आपको मेरे टैक्स सेवियर में मिल जाएगा, और जिन्होंने मेरा टैक्स सेवियर अवेल नहीं किया है प्लीज़ एक बार वेबसाइट पे जाके चेक कर लो और बुक कर लो। आपको टैक्स सेवियर के में एग्जॉस्टिव चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिखेगा सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का, पास्ट टर्म पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स एंड इंस्टीट्यूट के जितने भी रिसोर्सेज है सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल है। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद पीटीपी दिसंबर 24, और उसके बाद अपने बैकवर्ड्स चलेंगे और फिर मैं आपको जून 2025 का भी टर्म का जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं पीटीपी दिसंबर 24 से। नेत्रा प्राइवेट लिमिटेड इज अ रेसिडेंट इंडियन कंपनी having registered office in Hyderabad. On 1st April, it borrowed a sum of 25 crores from a company Z Limited. Netra borrowed 25 crores from Z Limited incorporated in UK. यानी कि इंडियन हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, उन्होंने 25 करोड़ बोरो किया एक यूके बेस्ड कंपनी से, विच इज़ द होल्डिंग कंपनी ऑफ नेत्रा प्राइवेट लिमिटेड। तो ये दोनों क्या हो गए? एसोसिएट एंटरप्राइज हो गए, राइट? नेत्रा एंड एज वेल एज जेड लिमिटेड, ये दोनों क्या हो गए? एसोसिएट एंटरप्राइज हो गए। इंटरेस्ट रेट कितना है? 10.5% per annum. There were no other borrowings made by Netra Private Limited. The net profit which was reported was 347.5 lakh after debiting the interest on borrowed funds, depreciation, provision for income tax and amortization of expenses. You are required to calculate the amount of interest eligible for deduction. Also explain the legal provisions to support your conclusion. तो सबसे पहले ध्यान दो, एक कंपनी है और वो एसोसिएट एंटरप्राइज से, आपको याद होगा यहाँ पर अपने सेक्शन 94B का थिन कैपिटलाइजेशन रूल अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर आपसे पूछा है कितना इंटरेस्ट अलाउड है, तो यहाँ पे अपने पहले डिसअलाउंस कैलकुलेट करेंगे। डिसअलाउंस में आपको याद होगा जो एक्चुअल इंटरेस्ट है और एक्चुअल इंटरेस्ट माइनस 30% ऑफ एबिट्टा, याद आ रहा है आपको? एक्चुअल इंटरेस्ट माइनस 30% ऑफ एबिट्टा। एबिट्टा मतलब क्या हुआ? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन। 30% ऑफ एबिट्टा के एक्सेस में जो इंटरेस्ट होगा वो डिसअलाउ किया जाएगा। तो यहाँ पे एक एक करके आते हैं, देखो 10 आपका यहाँ पर जो एक्चुअल इंटरेस्ट है, बोरो कितना किया है? 25 करोड़। एक्चुअल इंटरेस्ट कितना है? 10.5% पर एनम, ठीक है? तो आपका यहाँ पे जो एक्चुअल इंटरेस्ट होगा 25 करोड़, एक मिनट, इंटू 10.5%, ठीक है? तो ये हो गया मेरा 262.5 लाख, ठीक है? ये हो गया मेरा कितना? 262। ये हमने 2500 लैक्स कर लिया। 25 करोड़ मतलब क्या हो? 2500 लैक्स इंटू 10.5%। यहाँ पे जो फिगर्स अपने लिख रहे हैं वो 262.5 लाख लिख रहे हैं। ये हो गया मेरा इंटरेस्ट, ठीक है? आपको इंटरेस्ट दिया है, देन आपको बता दिया है कि नेट प्रॉफिट कितना रिपोर्टेड है आफ्टर डेबिटिंग ऑल आइटम्स, वो है 347.5। तो नेट प्रॉफिट आपका 347.5 है, नेट प्रॉफिट आपका 347.5 है। आपको एबिट्टा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट के फिगर को ऐड बैक करना पड़ेगा, फिर आपको दिया है डेप्रिसिएशन को भी ऐड बैक करना पड़ेगा, इनकम टैक्स को भी ऐड बैक करना पड़ेगा, एज वेल एज अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस को भी ऐड बैक करना पड़ेगा। वंस यू ऐड बैक ऑल दीज फोर आइटम्स, आपको मिल जाएगा इसका टोटल मिला के 432.5। तो 347.5 और 432.5 को अगर अपन टोटल करते हैं तो ये अपन को एबिट्टा दे देगा कितना? 780 लैक्स। ये अपन को एबिट्टा कितना दे देगा? 780 लैक्स। अब आपको क्या करना है? डिसअलाउंस कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? इंटरेस्ट जो आपने एक्चुअली पे किया और टोटल इंटरेस्ट पेड और पेबल इन एक्सेस ऑफ 30% ऑफ एबिट्टा। टोटल इंटरेस्ट पेड और पेबल इन एक्सेस ऑफ 30% ऑफ एबिट्टा। तो आपका टोटल इंटरेस्ट कितना है? 262.5, और 30% ऑफ एबिट्टा कितना है? एबिट्टा हो गया 780, तो 780 का 30% आप माइनस करेंगे तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 28.5 लाख। तो 28.5 और 262.5 विच एवर इज लोअर? 28.5। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच इज लायबल फॉर डिसअलाउंस। यानी कि आप एक चीज समझो, एबिट्टा का जो 30% है उसके एक्सेस इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हो वो अलाउ नहीं है। 234 तक अलाउ है, सिंपल है, 234 तक अलाउ है। 234 क्या है मेरा? एबिट्टा का 30%।
ठीक है। एबिटा का 30% मेरा 234 इंटरेस्ट जो है 234 लाख का इतना इंटरेस्ट मेरा अलाउड है। बैलेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप वर्किंग नोट लिखेंगे, वेर एन इंडियन कंपनी पेज इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग फ्रॉम इट्स एसोसिएट एंटरप्राइज और फ्रॉम थर्ड पार्टी एंड सच बोरोइंग इज गारंटीड बाय एन एसोसिएट एंटरप्राइज एंड वेर सच इंटरेस्ट एक्सपेंस एक्सीड 1 करोड़, 1 करोड़ का इसका लिमिट है, यहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा का इंटरेस्ट था, then the interest paid in excess of 30% of EBITDA will be liable for disallowance. Disallowed interest of 28.5 lakh is eligible to carry forward. अब ध्यान दो, ये जो 28.5 लाख आपने डिसअलाउ किया, ये आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो for the next 8 assessment years and will be allowed as deduction while computing PGBP income to the extent it is allowable under 94B. मतलब ये करंट ईयर में आपको इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको कैरी फॉरवर्ड करिए। अगले साल मान लो आपका एबिटा इतना नहीं है और आपका इंटरेस्ट कम है, मान लो इंटरेस्ट एक्सपेंस एक्चुअल में कम है, तो ये नेक्स्ट ईयर के इंटरेस्ट के साथ आप आराम से जो है इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एक परमानेंट लॉस नहीं है, इट इज टू बी कैरी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट ईयर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था आपके दिसंबर 2024 अटेम्प्ट में। उसके पहले आए, ये मेरे को बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लगता है, पीटीपी दिसंबर 24 में आया था, अच्छा सवाल है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, सेकेंडरी एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है ये। आओ स्टार्ट करते हैं। टैन लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ मल्टीनेशनल ग्रुप बाय नेम कलर्स इंक ऑफ यूएसए। यूएसए का एक कलर इंक बोल के एक यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसी है, उसमें टैन लिमिटेड एक इंडियन कंपनी उसका एक पार्ट है ग्रुप का। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 इट एंटर्ड इनटू वेरियस ट्रांजैक्शन विद इट्स ग्रुप कंपनीज स्प्रेड इन डिफरेंट कंट्रीज। ऑल द ट्रांजैक्शन, थोड़ा ध्यान देंगे, इज डिनोमिनेटेड इन आईएनआर। यहाँ पर सेकेंडरी एडजस्टमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना कि आपका जो एडजस्टमेंट है, आपका जो ट्रांजैक्शन है वो आईएनआर में डिनोमिनेटेड है कि फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है। तो यहाँ पे दिया है ट्रांजैक्शंस आर डिनोमिनेटेड इन आईएनआर। इट गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो 3 कंपनी है, ब्लू एलएलसी, पिंक इंक एंड ग्रीन जीएमबीएच। ब्लू एलएलसी, पिंक इंक एंड ग्रीन जीएमबीएच। पहला है ट्रांजैक्शन प्राइस विच इज डिक्लेयर्ड बाय टैन लिमिटेड। ये एक्चुअल ट्रांसफर प्राइस है जो टैन लिमिटेड ने डिक्लेयर किया है। क्यों? क्योंकि ये सारे ट्रांजैक्शंस एंटर करता है विद डिफरेंट कंपनीज ऑफ ग्रुप कंपनीज। ब्लू एलएलसी, पिंक इंक एंड ग्रीन जीएमबीएच अलग अलग ट्रांसफर प्राइस दे दिया है। फिर आपको बोला दिस इज द ट्रांसफर प्राइस विच इज कंप्यूटेड बाय टीपीओ। टीपीओ ने क्या किया? अपवर्ड ट्रांसफर प्राइसिंग निकाला। इसने क्या किया? इसने लोअर ट्रांसफर प्राइसिंग निकाला, पिंक इंक से कम निकाला। फिर ग्रीन जीएमबीएच में भी इसने अपवर्ड ट्रांसफर प्राइसिंग निकाला। एकदम क्लियर है? तो एकदम क्लियर होना चाहिए कि जहां पे एओ ने, टीपीओ ने ट्रांसफर प्राइसिंग कम किया है तो वहां पर सर सेकेंडरी एडजस्टमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी एडजस्टमेंट भी नहीं है, यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट भी नहीं होगा, तो यहाँ पे सेकेंडरी एडजस्टमेंट भी एप्लीकेबल नहीं होगा। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है? फर्स्ट केस में आपका जो 3 करोड़ का ट्रांसफर जो ट्रांजैक्शन प्राइस है, ठीक है, ये आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट है। ये आपका क्या है? प्राइमरी एडजस्टमेंट है। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट है, ठीक है, ये आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये तो आपने डिक्लेयर, ये तो आपका ट्रांसफर प्राइसिंग है, यहाँ पे टीपीओ ने कितना ट्रांसफर प्राइसिंग डिक्लेयर किया, आई मीन ऑर्डर में पास किया 3.5, तो अपवर्ड डिफरेंस कितना है? 50 लाख का। तो मेरे को बताओ जो एएलपी में एडजस्टमेंट होगा वो कितने लैक्स का होगा? 50 लाख का होगा। तो अगर ये एलपी में एडजस्टमेंट 50 लाख का होगा तो मुझे बताओ क्या सेकेंडरी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है? द आंसर इज नो, बिकॉज व्हेन द प्राइमरी एडजस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेकेंडरी एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे प्राइमरी एडजस्टमेंट कितने का हो रहा है? 50 लाख का हो रहा है, क्योंकि आपका ट्रांसफर प्राइसिंग 3 करोड़ का है, टीपीओ ने ऑर्डर के थ्रू 3.5 किया, तो डिफरेंस है 50 लाख का। 50 लाख इज द प्राइमरी एडजस्टमेंट, सेकेंडरी एडजस्टमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज द अमाउंट ऑफ द प्राइमरी एडजस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। तो सर फर्स्ट क्वेश्चन में भी सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन थर्ड पार्ट ग्रीन जीएमबीएच में 2 करोड़ का ट्रांसफर प्राइसिंग, 2 करोड़ का आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट है। तो अगर 2 करोड़ का प्राइमरी एडजस्टमेंट है तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट तो बिल्कुल होना चाहिए। तो देखो यही था, आपको निकालना था सारे एस्पेक्ट्स में कि जब ट्रांजैक्शन हो रहा है ब्लू एलएलसी के साथ तो इनकम ऑफ 50 लाख विल बी बुक्ड। नेक्स्ट, देयर इज नो नीड फॉर सेकेंडरी एडजस्टमेंट। जब ट्रांजैक्शन हो रहा है पिंक इंक के साथ तो देयर इज नो नीड फॉर प्राइमरी एडजस्टमेंट एज इट विल रिजल्ट इन रिडक्शन इन टोटल इनकम। सेकेंडरी एडजस्टमेंट भी एप्लीकेबल नहीं है, सेकेंडरी एडजस्टमेंट भी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन देखो ध्यान से, जब जीएमबीएच के साथ ट्रांजैक्शन हुआ तो इनकम कितना से इंक्रीज हुआ? 2 करोड़। कैसे समझ में आ रहा है? 10 करोड़ आपका ट्रांजैक्शन प्राइस है,
बट एक्चुअल ट्रांसफर ट्रांजैक्शन प्राइस जो टीपीओ ने कंप्यूट किया वो है 12 करोड़ का। तो डिफरेंस कितना है? 2 करोड़। डिफरेंस कितना है? 2 करोड़। तो 2 करोड़ से आपका जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगा बाय वे ऑफ प्राइमरी एडजस्टमेंट। अब ये जो 2 करोड़ का एक्सेस अमाउंट है लाइंग विद ग्रीन जीएमबीएच, इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड लोन। ये क्या माना जाएगा? ये एक तरीके से डीम्ड लोन माना जाएगा। नाउ ये जो 2 करोड़ से आपका इनकम इंक्रीज हुआ है, ध्यान से सुनो, आपका इनकम इंक्रीज हुआ है तो भैया आपके पास इंडिया में पैसा आना चाहिए ना। अगर आपका इनकम इंक्रीज हुआ है तो जिसको हम बोलते हैं दिस एक्सेस मनी शुड कम बैक टू इंडिया विद इन 90 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। वेरी इंपॉर्टेंट, 90 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। ठीक है, ये 90 डेज के अंदर अंदर जो है आपको जो है यहां पर आ जाना चाहिए फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। अब यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया है? डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ द एओ। एसेसिंग ऑफिसर ने, आई रिपीट, एसेसिंग ऑफिसर ने जो ऑर्डर पास किया वो पास किया 31 अक्टूबर को। वो पास किया 31 अक्टूबर को। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें 31 अक्टूबर, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये एक कंपनी है तो इसका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न भी 31 अक्टूबर है। ठीक है, तो 31 अक्टूबर से विद इन 90 डेज अगर हम देखें, ठीक है, तो नवंबर में आ गया आपका 30 डेज, दिसंबर में आ गया 31 डेज, जनवरी कितना बचा? 30 + 31 61, और 61 90 में से माइनस किए क्या आ गया? 29 डेज। तो 29 डेज क्या आ गया आपका? जनवरी में। तो अगला साल जनवरी 29 जनवरी 2025 ये जो होगा ये आपके लिए क्या हो जाएगा? एक्सेस मनी रिपैट्रिएट हो जाएगा। 29 जनवरी तक आपको रिपैट्रिएट करना पड़ेगा। नाउ इन दिस सिचुएशन बिकॉज द फॉरेन एंटरप्राइज डिड नॉट रिपैट्रिएट द अमाउंट, यहाँ पे लिखा है इन्होंने रिपैट्रिएशन कब किया ये तो मेरे लिए रेलेवेंट ही नहीं है। 31 मार्च 25 को रिपैट्रिएट किया, जबकि कब करना चाहिए था? कब करना चाहिए था? 90 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न दैट इज 31 अक्टूबर 24। 90 डेज के अंदर फ्रॉम दिस डेट 29 जनवरी तक करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया सर, उन्होंने 31 मार्च को किया। तो यहाँ पर क्या लगने वाला है? रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है। अब एक चीज तुम समझो, यहाँ पर आपको दिया हुआ एक चीज आप ध्यान दो, यहाँ पे अपने को क्या लेना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन किस में हो रहा है? आईएनआर में हो रहा है। ट्रांजैक्शन किस में हो रहा है? आईएनआर में हो रहा है। तो यहाँ पर अपने को जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि हमने सीखा है 1 ईयर का एसबीआई का मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट प्लस 3.25%। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था 7% आप मान के चलो, प्लस 3.25 मान के चलो ऐड करके, तो 10.25 हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल फॉर द एक्सेस रिपैट्रिएशन का डिफरेंस। देयर इज नो नीड फॉर टैन लिमिटेड टू पे द एडिशनल इनकम टैक्स, क्योंकि अमाउंट इज रिपैट्रिएटेड बाय द फॉरेन एंटरप्राइज। अल्टीमेटली अमाउंट रिपैट्रिएट हो गया है तो फिर इन दैट सिचुएशन एडिशनल इनकम टैक्स नहीं लगेगा। एडिशनल इनकम टैक्स कब लगता? जब आपका रिपैट्रिएशन ही नहीं हुआ है। यहाँ पे आपका रिपैट्रिएशन लेट हुआ है तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। क्या लगेगा? इंटरेस्ट। कब से कब लगेगा? 29 जनवरी तक ड्यू डेट था आपका, 29 जनवरी तक नहीं हुआ तो 29 जनवरी से 31 मार्च के बीच में जो डिले पीरियड है उस पीरियड के ऊपर आपके ऊपर क्या लगने वाला है? इंटरेस्ट लगने वाला है। ठीक है, तो ये था अपना पीटीपी दिसंबर 24। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट आते हैं अगेन दिसंबर 24 में, देखो एडवांस्ड प्राइसिंग अग्रीमेंट का यहाँ से क्वेश्चन आया, एपीएस। लेट्स स्टार्ट। Thirst Limited is an Indian company engaged in international transaction for the past 2 decades. For the past 2 decades, last 20 years से international transaction enter कर रहा है ये company. It has been having international transaction with GH Inc of Sweden for the past 8 years. On 23rd October, it entered into advanced pricing agreement विद द डिपार्टमेंट। 23 अक्टूबर को क्या हुआ? इन्होंने एपी एंटर किया डिपार्टमेंट के साथ। मतलब कौन से साल में? 25-26। कौन से साल में? 25-26। याद रखना एपीएस नेक्स्ट 5 इयर्स तक वैलिड होता है, करंट ईयर प्लस नेक्स्ट 4 इयर्स। प्लस और एक चीज, आप रोल बैक भी जा सकते हो लास्ट 4 इयर्स के लिए, बट फॉर विच ड्यू डेट ऑफ रिटर्न शुड बी फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। अब आपको लास्ट 5 असेसमेंट ईयर्स का जो है सारा डिटेल दिया है। देखो AY 26-27, ठीक है, तो अपने को 25-26, 24-25, 23-24, 22-23, 21-22 ये अपने को जो है लास्ट 5 इयर्स का डिटेल दिया है। डेट ऑफ फाइलिंग ITR दिया है, ALP डिटरमाइंड बाय SSC दिया है, ALP डिटरमाइंड एज पर APA दिया है। You are required to advise TL about the following with clear reasons, as in number of years
फॉर विच एपीए विल अप्लाई, एपीए कितने साल तक अप्लाई हो सकता है, लास्ट 4 years तक. असेसमेंट ईयर्स फॉर विच रोल बैक विल अप्लाई बाय गिविंग सपोर्टिंग रीजंस. ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच एपीए विल अप्लाई, कितने साल तक एपीए लगेगा. असेसमेंट ईयर्स फॉर विच रोल बैक विल अप्लाई बाय गिविंग सपोर्टिंग रीजंस. तो सबसे पहले देखो एपीए जो एप्लीकेबल होगा that will be applied for the assessment year relevant to the year in which APA was entered into, यानी जिस साल APA एंटर हुआ, previous year 25-26 and 4 subsequent financial years. 4 subsequent financial years मतलब 26-27, 27-28, 28-29 और 29-30. ठीक है, ये नेक्स्ट 4 years तक आप अपना APA अप्लाई करेंगे. ठीक है, अब रोल बैक के ऊपर बात करें, द रोल बैक विल अप्लाई फॉर 4 preceding assessment years only, preceding the assessment years 26-27. यानी आपका करंट ईयर क्या है, देखो 26-27, तो लास्ट 4 साल हो गया ये, लास्ट 4 साल हो गया ये जिसका रिटर्न फाइलिंग हुआ है. ठीक है, तो डेफिनेटली अगर ये लास्ट 4 साल है तो 21-22 का तो आप एपी एंटर नहीं कर सकते, कि 26-27 का लास्ट 4 साल क्या हुआ, 25-26, 24-25, 23-24, 22-23, तो ये 4 साल आप एपीए कर सकते हैं. बट इसमें भी देखो रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट देखो, असेसमेंट ईयर 25-26 है तो 30 सितंबर यस आप एपीए फाइल कर सकते हैं. बट देखो एएलपी जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए. एसएससी ने डिटरमाइन किया 14,000, आपने एपी ने एंटर किया 14,300, चलो अब एपीए कर सकते हैं. 24-25 में क्या हो रहा है, ध्यान देना 29 नवंबर, ओके आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करो, 30 नवंबर आपका ड्यू डेट है, 13,600 बिल्कुल आप यहाँ पे भी एपीए एंटर कर सकते हैं. 23-24 में देखिए आप 13 मार्च 24, अरे माय गॉड ये तो बहुत लेट कर दिया. अब रिटर्न फाइलिंग हैज नॉट बी डन ऑन और बिफोर ड्यू डेट. 22-23 ध्यान देना, 22-23 में आप रिटर्न तो टाइमली फाइल किए हैं, बट 12,500 आपका एसएससी का एएलपी है, और जो कि एपीए में एंटर किया है वो कम एंटर किया है, इट इज नॉट इन द फेवर ऑफ द डिपार्टमेंट. तो इस साल का भी आप एपी एंटर नहीं कर सकते हैं. तो अल्टीमेटली यू कैन एंटर इनटू एपीए फॉर रोल बैक एप्लीकेशन. रोल बैक कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 एंड 24-25. बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये. When the return is not submitted within the due date or where API has the effect of reducing the total income, in these situations rollback cannot be applied. So that is why for assessment year 22-23 देखो assessment year 22-23 क्या है, ये वाला assessment year 22-23 क्या है, ये वाला. The ALP is less, the ALP as per AP is less than the ALP as by ITR, therefore rollback would not apply. Return of income has been filed belatedly for the assessment year this, hence rollback will not apply for that year also. Rollback खाली ये 2 साल के लिए लगेगा because the ITR was filed before the due date and therefore the rollback provision would apply for both the years. इसलिए rollback जो है दोनों years के लिए applicable हो जाएगा. ठीक है, देखो ट्रांसफर प्राइसिंग एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे 15 से 20 नंबर आप मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है, तो ये जो वीडियो है ना इसको लास्ट तक देखना. सिक्योर मिनिमम 15 to 20 मार्क्स, 2 से 3 से गुड क्वेश्चंस आएंगे प्लस एमसीक्यूज अलग. 1 अप्रैल रोहित लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी एडवांस्ड अ लोन ऑफ 6 करोड़. सो ध्यान देना, रोहित, मैं रोहित हूं, रोहित ने 6 करोड़ का एडवांस लोन दिया विराट इंक को. विराट को 6 करोड़ का लोन दिया, कंपनी रेसिडेंट इन दुबई, 6 करोड़ का लोन दिया. अब देखो विराट का ये 6 करोड़ कितना मायने रखता है, क्या वेटेज है, याद होगा 51% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स दैट इज लोन एडवांस्ड बाय वन कंपनी. अगर उसका 51% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट है तो फिर डेफिनेटली वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए उसका एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएगा. एज ऑन द डेट ऑफ द लोन द बुक वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द विराट इंक वाज 4 करोड़. ध्यान दो कितना है, 4 करोड़ का है, 4 करोड़ का उसका जो है वो उसका बुक वैल्यू है. ठीक है, तो 4 करोड़ का क्या है, बुक वैल्यू. इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर Virat Inc. had revalued its assets and accordingly the value of the assets had increased by 2 crores. Virat Inc. ने क्या किया, assets को revalue कर लिया और accordingly ये assets को assets के value को बढ़ाया 2 करोड़ से. ध्यान दो, book value of the total assets 4 करोड़ है और assets के value को 2 करोड़ से बढ़ाया which is 6 करोड़, revalue कर दिया. विराट ने इंटायर लोन विद इंटरेस्ट 31 अगस्त को पे कर दिया. विराट ने इंटायर लोन अलोंग विद इंटरेस्ट 31 अगस्त को पे कर दिया. ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर रोहित हैज आल्सो एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट
with Virat to provide 20,000 medical equipments at a cost of 7,400 rupees per unit. विराट ने क्या किया, 20,000 मेडिकल इक्विपमेंट जो है अग्रीमेंट किया to provide 20,000 medical equipments at a cost of 7,400 per unit. Assessing officer treats them as associate enterprise and wants to recompute the income of Rohit at ALP. You are required to answer the following. First of all, आपको ये बताना है कि ये जो लोन रोहित ने विराट को दिया, इसके वजह से क्या रोहित और विराट एसोसिएट एंटरप्राइज है? Whether Rohit and Virat are treated to be associate enterprise for the purpose of transfer pricing adopted by the AO. So we all know two enterprises are deemed to be associate enterprise if a loan advanced by one enterprise to other enterprise constitute at least 51% of the book value of the total assets. कम से कम कितना है? 51% of the book value of the total assets of the other enterprise. Since Rohit Limited, an Indian company, advanced loan of 6 crores to Virat Inc. रोहित ने कितना? 6 करोड़ का लोन दिया विराट इंक को, दुबई कंपनी, ठीक है, 6 करोड़ का लोन दिया. थोड़ा ध्यान देंगे, यहां पर विराट का बुक वैल्यू कितना है? 4 करोड़. विराट का बुक वैल्यू कितना है? 4 करोड़. ध्यान देंगे, ठीक है. विराट का बुक वैल्यू 4 करोड़ है. रोहित ने लोन कितना दिया? रोहित ने लोन दिया 6 करोड़ का, ठीक है भाई. इसका बुक वैल्यू 4 करोड़ है, उसने लोन दे दिया 6 करोड़. तो ओवर हो गया सर, ये तो ओवर हो गया. इसका अगर हम निकालते हैं तो ये 150% आ जाएगा, जो कि 51% से ज्यादा है. तो इट इज 150% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट ऑफ विराट. रोहित एंड विराट एंड डेफिनेटली डीम टू बी क्या? एसोसिएट एंटरप्राइज. इसलिए हम लोग क्या मानेंगे? दे आर डीम टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज. कैलकुलेट द आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ रोहित which sells the same equipment at the rate of 9,000 per unit to Y Limited. रोहित ये इक्विपमेंट Y Limited को 9,000 में बेचता है, जो विराट को कितना में सेल कर रहा है? 7,400 पर यूनिट में, ठीक है, 7,400 पर यूनिट में. और वो बाकी सारे अनरिलेटेड पार्टीज को 9,000 में भी बेच रहे हैं, 9,500 में भी बेच रहे हैं. बोथ ऑफ देम आर अनरिलेटेड पार्टीज. तो यहाँ पर अगर 6 से लेस एंट्रीज है तो अपने यहाँ पे अरिथमेटिकल मीन लेते हैं फॉर ALP एज पर कप मेथड, ठीक है. तो रोहित सेलिंग इक्विपमेंट एट अ रेट ऑफ 9,000 and 9,500, both of them being unrelated parties. Since the transaction can be considered as cup, comparable and controlled transaction for purpose of determining ALP, cup method would be the most appropriate method. cup method जो होगा वो most appropriate method माना जाएगा. Since two prices are determined by most appropriate method, the data set comprises of only 2 entries. The ALP will be the arithmetical mean of the both values included in the data set. Accordingly क्या हो जाएगा आपका? 9,000 and 9,500, इनका जो अरिथमेटिकल मीन होगा दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी द आर्म्स लेंथ प्राइस विच इज 9,250, ठीक है. अब इसमें एक चीज और है, 7,400 और जो एक्चुअल आपका अरिथमेटिकल मीन आया 9,250, अगर इसमें 3% से ज्यादा का वेरिएशन नहीं होता है तो आपका जो एक्चुअल प्राइस ट्रांसफर्ड है दैट इज कंसिडर्ड टू बी द ALP. बट यहाँ पर सर वैसा नहीं है. द ALP इन द एक्चुअल सेल प्राइस that is 7,400 per unit is 25%. मतलब सर समझ में आ रहा है 25% कैसे आया? आप 7,400 और इसका जो डिफरेंस है 9,250, इसका डिफरेंस निकाल लो. इट इज कमिंग टू 1,850. इट इज कमिंग टू 1,850. तो 1,850 को अगर आप 7,400 में करते तो 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा, 25% का डिफरेंस है. दैट इज वाई ALP जो होगा वो 9,250 पर यूनिट ही होगा. और यहाँ पे अपने पढ़े 20,000, कितना मेडिकल है ना, 20,000 मेडिकल इक्विपमेंट्स है. तो सर यहाँ पे ALP 9,250 होगा. 9,250 इंटू आपका जो क्या बोलते हैं इंटू 20,000, ये आपका एक्चुअल ट्रांसफर प्राइस माना जाएगा. अब इसमें आपका इंक्रीमेंटल टोटल इनकम कितना होगा? क्योंकि यहाँ पर आपने 7,400 ऑलरेडी ट्रांसफर प्राइस इंकर किया है, तो 7,400 माइनस 9,250, इनकम कितना से बढ़ेगा? थर्ड पार्ट यही था. व्हाट इसमें क्या होगा? इनकम कितना से बढ़ेगा? 7,400 माइनस 9,250, 1,850 इंटू 20,000 यूनिट्स. तो 3.7 करोड़ इज द आंसर. 3.7 करोड़ इज योर फाइनल आंसर. 3.7 करोड़. 3.7 करोड़ होगा आपका इनकम, जिससे ये इंक्रीज होगा. What are the options available to Virat Inc. for such increase in transfer price by income tax authorities if Rohit accepts such transfer price? अगर रोहित
एक्सेप्ट करता है सच ट्रांसफर प्राइस, तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे विराट इंक के लिए फॉर सच इंक्रीज इन ट्रांसफर प्राइस बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज। ठीक है, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू विराट इंक in respect of such increase in transfer price by income tax authorities। तो ऑप्शन होगा बेसिकली सर यहाँ पर अगर रोहित एक्सेप्ट कर लेता है ये ट्रांसफर प्राइस को, तो इन दिस सिचुएशन व्हाट विल हैपन ऑन अकाउंट ऑफ प्राइमरी एडजस्टमेंट, 3.7 करोड़ का प्राइमरी एडजस्टमेंट होगा। ओके, अगर ये प्राइमरी एडजस्टमेंट हुआ तो डेफिनेटली गाइस सेकेंडरी एडजस्टमेंट किया जाएगा। सर सेकेंडरी एडजस्टमेंट कितने का किया जाएगा? सेकेंडरी एडजस्टमेंट किया जाएगा। सेकेंडरी प्राइमरी एडजस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा है, एंड सिंस द कंपनी हैज़ एक्सेप्टेड द प्राइमरी एडजस्टमेंट एक्सीड्स 1 करोड़, तो ये जो एक्सेस मनी है दिस हैज़ टू बी रीपैट्रिएटेड, ये वापस से इंडिया आना चाहिए विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एओ। ऑर्डर का डेट से 90 डेज के अंदर आना चाहिए। या तो ये हो कि वो रिपैट्रिएट करे। सेकेंड, इफ नो रिपैट्रिएशन इज डन, Rohit can opt to pay additional income tax at the rate of 18% plus surcharge 12% plus 4% सेस। तो अगर ऐसा किया गया तो 20.964 का उसका इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स आएगा, विच विल बी अप्लाइड ऑन दिस 3.7 करोड़ का इनकम, और जिस पे आपका टैक्स आएगा 77,57,568। 77,57,568 इतनी की टैक्स जो है रोहित को ऑल्टरनेटिवली पे करना पड़ेगा। सर एम आई क्लियर ऑन दिस? इतना ऑल्टरनेटिवली रोहित को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये पहला ऑप्शन है रिपैट्रिएशन का, ये दूसरा ऑप्शन है एडिशनल इनकम टैक्स का। एकदम मस्त क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस तो गाइज 94B से आता है, तो जहां मुझे लगा कि 94B टाइप क्वेश्चन है मैं उसको स्किप करा दूंगा और मैं आपको बोलूंगा आप खुद से एक बार कर लेना, क्योंकि एक ही तरह के क्वेश्चंस को बार बार करके मतलब नहीं है, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, आई होप इट इज अंडरस्टैंडिंग टिल नाउ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। MTP दिसंबर 24 में आते हैं। PKD Limited, an Indian company, has borrowed 90 crores on 1st April from KK Inc., a company incorporated in London। इंडियन बेस्ड कंपनी ने 90 करोड़ का बोरोइंग किया, 90 करोड़ का बोरोइंग किया एक लंदन बेस्ड कंपनी से। ठीक है, इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम है। सेड लोन इज रीपेबल ओवर 5 years। फर्दर दिस लोन इज गारंटीड बाय JJ Inc. incorporated in UK। Messrs. BB Inc., a non-resident, hold shares carrying 43% voting power in both PKD and JJ Inc. Net profit of PKD was 11 crores after debiting the above interest। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 90 करोड़ का 10%, विच इज कमिंग टू 9 करोड़। 9 करोड़ का इंटरेस्ट इसमें डेबिटेड है। डेप्रिसिएशन एंड इनकम टैक्स ऑफ 4 करोड़। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी अलाउड टू बी क्लेम्ड अंडर द हेड PGBP in computing the income of PKD after giving appropriate reasons। Also explain allowability of such disallowed interest if any। तो सिंपल था गाइस, सबसे पहले आपको ये बताना था कि ये जो कॉमन शेयर होल्डर है ये कौन है? BB Inc. है। इट इज carrying 43% voting stake, that is more than 26% in both the companies JJ Inc. and PKD, and therefore we can say PKD and JJ Inc. are considered to be associate enterprise। अब ये जो लोन लिया है ये PKD किससे लिया है? KK Inc. से लिया है। तो PKD एन इंडियन कंपनी टुक अ लोन फ्रॉम KK Inc. और ये गारंटी किया है JJ Inc. ने, विच इज एन एसोसिएट एंटरप्राइज ऑफ PKD। तो such debts will be deemed to be issued by an associate enterprise, and an interest payable to KK shall be considered for the purpose of limitation of interest deduction under 94B। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर आप ये मत सोचना कि PKD एंड KK Inc. ये एसोसिएटेड है कि नहीं है। अल्टीमेटली PK Inc. का जो लोन है ये किसी थर्ड पार्टी एसोसिएट एंटरप्राइज ने ही यहाँ पर गारंटी किया है। तो ये जो लोन इस KK Inc. को देगा जिसका गारंटी JJ Inc. का है, तो ये एक तरह से एसोसिएट एंटरप्राइज का ही ट्रांजैक्शन माना जाएगा और यहाँ पर 94B एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एबिटा निकालना है, 30% ऑफ एबिटा। एबिटा क्या होगा? 11 करोड़ में 9 करोड़ ऐड करेंगे, 5 करोड़ ऐड करेंगे, 4 करोड़ ऐड करेंगे, तो 11 में 954 ये तीनों ऐड कर दिए, तो 11 + 9 20 + 5 24, 25 + 4 29 करोड़।
इंटरेस्ट एक्चुअली कितना पेएबल है 9। अब आप डिसअलाउ कैसे करेंगे, 9 में से आप 30% ऑफ एबिटा, एबिटा कितना है 29, ठीक है, तो 29 का 30% ये हो गया 8.7, ये हो गया 8.7 और 9 माइनस करेंगे तो 0.3 हो गया आपका कितना एक्सेस ऑफ इंटरेस्ट जो कि आप डिसअलाउ करेंगे, ठीक है। तो अगर आप ये डिसअलाउ करोगे 9 में से तो अलाउ कितना करोगे 8.7, आप कितना अलाउ करोगे 8.7, यही पूछा आपसे। तो इंटरेस्ट टू बी अलाउड कितना 8.7 एंड इंटरेस्ट टू बी डिसअलाउड कितना 0.3। अब ये जो 0.3 करोड़ है, ये 0.3 करोड़ है, यानी कि जो 30 लाख अमाउंट है, this will be carry forward to the subsequent year and it would be allowed as deduction against profit and gains to the extent of allowable interest expenditure under section 94B, ठीक है। तो जितना मैक्सिमम अलाउबल इंटरेस्ट है तब उतना तक का क्या हो जाएगा, ये आपका जो कैरी फॉरवर्ड इंटरेस्ट है ये आपका अलाउ हो जाएगा अगेंस्ट एंड प्रॉफिट्स एंड गेन्स टू द एक्सटेंट ऑफ अलाउबल इंटरेस्ट। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। अप्रॉक्सीमेटली वैसा ही क्वेश्चन है। JK Limited, a resident Indian company, on 1st April borrowed 100 crores from P Inc., a company incorporated in US at an interest rate of 9%. Loan is repayable over a period of 10 years. Loan is guaranteed by Q Inc., incorporated in US. R Inc., a non-resident, holds shares carrying 30% in voting power both in JK and Q Inc. R has also deposited 100 crores with P Inc. Other information कितना है, नेट करोड़ 10 करोड़ था आफ्टर डेबिटिंग द इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन ऑफ 5 करोड़ एंड इनकम टैक्स ऑफ 3.4। तो 10 में आप 5 ऐड कर देंगे, 3.4 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आपका 18.4 करोड़ आपका क्या हो जाएगा, एबिटा हो जाएगा। आपने 100 करोड़ का 9% जो दिया वो कितना दिया, 9 करोड़ आपका इंटरेस्ट अमाउंट है, 9 करोड़ आपका इंटरेस्ट अमाउंट है। तो देखो 27.4 18 करोड़ 10 करोड़ हो गया आपका इंटरेस्ट 10 करोड़। अच्छा इसमें एक चीज़ अपने मिस कर दी है, 9 करोड़ भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि इंटरेस्ट है, ये बिल मिस मत करना। इंटरेस्ट तो 9% ऑफ 100 है, ये भी डेबिटेड है। तो आपको क्या करना था यहाँ पर 10 + 5 + 3.4 + 9, ठीक है। तो 15 + 18 18.4 + 9 विच गिव्स यू 27.4, ठीक है, विच गिव्स यू 27.4। अब इंटरेस्ट कितना हुआ आपका, इंटरेस्ट हुआ 9 करोड़ और ये हो गया 9 माइनस 30% ऑफ 27.4। इसका 30% हम करेंगे तो 9 माइनस 8.22 आ जाएगा, तो इसका डिफरेंस आएगा 0.78। तो दिस और दिस विच एवर इज लोअर 0.78, तो 0.78 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। तो 78 लाख क्या हो गया आपका, डिसअलाउ हो गया, और जो आपका 30% ऑफ एबिटा है वो आपका अलाउ हो जाएगा सर, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट योर इंटरेस्ट लिमिटेशन अंडर सेक्शन 94B। नेक्स्ट आते हैं अपने MTP December 24 क्वेश्चन नंबर 43 में आइए। BPL Limited, the SSE, has sold goods on 12 January to X Limited located in notified jurisdictional area for 10.5 crores. BPL Limited, the SSE, has sold goods on 12 January to X Limited located in notified jurisdictional area for 10.5 crores, ठीक है। सोल्ड कर दिया गुड्स लोकेटेड इन NJ for 10.5 crores. During the current financial year, BPL charged 11.5 crores from JD of New York and 12 crores from JJ of London. तो SSE ने गुड्स सोल्ड किया NJA में, तो यहाँ पे सेक्शन 94A लग जाएगा सर, क्या लग जाएगा, सेक्शन 94A लग जाएगा व्हेन द गुड्स आर सोल्ड टू नॉन नोटिफाइड जुडिक्शनल एरिया। करेंट ईयर में द SSE हैज चार्ज्ड 11.5 crores from JD of New York and 12 crores from JJ of London for sale of identical goods, and both of which are neither associate enterprise of BPL nor they are situated in any NJA. While sales to JD, the first sale, and ZZ, the second sale, were on CIF basis, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पर JD को सेल किया है और JJ को सेल किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सेल टू JD एंड JJ वर ऑन CIF बेसिस। सेल टू X जो है वो FOB बेसिस पर है, विच पेड ओशन फ्रेट एंड इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू दिस मच ऑन परचेज फ्रॉम BPL लिमिटेड। किसी थर्ड पार्टी को जो सेल किया गया है उसमें FOB बेसिस जो है वो सेल किया गया है सर, ठीक है।
इंडिया हैज ट्रीटी विथ यूएसए एंड यूके। इंडिया हैज ट्रीटी विद यूएसए एंड यूके, यानी कि दोनों कंट्री के साथ इंडिया का ट्रीटी है। एसएससी एज अ पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल्स सपोर्ट सर्विस टू द ट्यून ऑफ 14 लाख टू ऑल दी कस्टमर्स। सारे को आफ्टर सेल सर्विस देता है तो डेफिनेटली प्राइस भी ज़्यादा चार्ज करेगा, लेकिन एक्सेप्ट एक्स लिमिटेड विच प्रोक्योर्स द सेम लोकली एट अ कॉस्ट ऑफ 18 लाख, वहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस नहीं देता तो वहाँ पे डेफिनेटली प्राइस कम रहता है सर। कंप्यूट द एएलपी फॉर द सेल्स मेड टू एक्स लिमिटेड and the amount of consequent increase if any in the profit of the SSC company। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेसिकली यहाँ पर आपको NJA का लोकेशन ट्रांजैक्शन बता दिया है, और अपने को ऑलरेडी पता है सर कि इफ अ ट्रांजैक्शन वेयर वन ऑफ द पार्टी is a person located in NJA, it will be deemed to be an international transaction and all the parties to the transaction would be deemed as associate enterprise and accordingly the provision of TP will be applicable। अब इसमें क्या होता है, जो ट्रांजैक्शन हो रहा है BPL एंड एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड कौन है, जो एनजीए को हमने सेल किया है, इट वुड बी डीम्ड टू बी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइज। इट विल बी डीम्ड टू बी एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो कि एक्स लिमिटेड और करंट एसएससी के साथ हुआ है। ट्रांजैक्शन ऑफ बीपीएल विद जेडी एंड जेजे, दे आर basically comparably uncontrolled transactions since they are neither associate enterprise nor they are situated in NJA। ध्यान देंगे आप लोग प्लीज, एसएससी ने एक्स को बेचा है, ये वाला ट्रांजैक्शन ट्रांसफर प्राइसिंग है, और इसके लिए आपको दो सिमिलर क्या मिल गया है, अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन मिल गया है सर। इसीलिए आप यहाँ पर कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस निकालेंगे और अरिथमेटिकल मीन आपको फाइनली निकालना पड़ेगा। Comparable uncontrolled price can be used to determine the ALP where more than one price is determined by the most appropriate method, cup method in this case, then the arithmetical mean has to be taken in cases where the number of entries in the data set is less than 6। in this case it is only 2 and definitely the maximum benefit permissible variation which is allowed is 3%। ठीक है, 3% अलाउ होगा सर। तो फर्स्ट सिचुएशन में जो प्राइस चार्ज किया गया है वो कितना किया गया है, 11.5, दूसरा सिचुएशन में 12 करोड़, तो 11.5 एंड 12 करोड़ ये हो गया आपका प्राइस चार्ज ऑन सीएफ बेसिस। अब ध्यान दो, एक्स लिमिटेड ने जो किया है वो क्या किया है सर, वो उसने एफओबी बेसिस पे किया है। तो सीएफ में से अगर आपको एफओबी कंपेयर करना है तो आपको सीएफ को एफओबी में लेकर आना पड़ेगा। सीएफ में आप क्या करेंगे, आप लेस करेंगे आपका फ्रेट का जो चार्जेस है, आपका जो फ्रेट का जो चार्जेस है, प्लस मान लो आपने सीएफ में आफ्टर सेल सपोर्ट सर्विस जोड़ के रखा है बट एक्स के केस में नहीं मिल रहा है, तो सारे चार्जेस जो आपको लेस करने पड़ेंगे सर। ठीक है, वो सारे चार्जेस आपको लेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 11.5 हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है, सीएफ जब सेल टू एक्स किया एवर एन एफओबी विच पेड ओशन फ्रेट एंड इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू 20 लाख। ठीक है, अल्टीमेटली 20 लाख का ओशन फ्रेट एंड इंश्योरेंस है जो कि आपको 0.2 दोनों में से माइनस करना पड़ेगा। तो 0.2 यहाँ से भी माइनस किए, 0.2 यहाँ से भी माइनस किए। उसके बाद थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि सर आफ्टर सेल सर्विस जो है वो 14 लाख का दिया जाता है सारे कस्टमर्स को, लेकिन एक्स के केस में नहीं दिया जाता है। तो अगर आफ्टर सेल सर्विस दिया जा रहा है तो सीएफ बढ़ रहा है, तो आपको सीएफ कम करना पड़ेगा क्योंकि एक्स में नहीं दिया जा रहा है। तो 0.14 यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ आफ्टर सेल सर्विस विच हैज टू बी रिड्यूस इन सच सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड टू जेडी एंड जेजेड बट नॉट टू एक्स। आपको कंपेरेबली अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन लेके आना पड़ेगा। उसके बाद आप इसको माइनस करके ले आए 11.16 एंड 11.66। अब दोनों का आपको अरिथमेटिकल मीन निकालना पड़ेगा विच इज कमिंग टू 11.41। एक्चुअल प्राइस क्या है सर, एक्चुअल प्राइस जो आपको दिया गया है फर्स्ट लाइन में वो है एनजीए के केस में 10.5 और नॉर्मली अरिथमेटिकल मीन कितना आया, नॉर्मली आया 11.41। तो 10.5 में अगर मैं 3% ऐड करूं तो मेरा 10.8515 ही आता है सर, बट इट इज मोर देन दैट। तो डेफिनेटली आपको 11.41 को ही क्या मानना पड़ेगा, योर आर्म्स लेंथ प्राइस, और आपका जो डिफरेंस आएगा 11.41 और 10.5 के बीच में जो डिफरेंस आएगा 0.91 will be considered to be the arm's length adjustment। 0.91 will be considered to be arm's length adjustment, वो आपका arm's length adjustment माना जाएगा, प्रॉफिट इंक्रीज माना जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, देखो इसमें से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ज्यादा आप लोग के लिए बेटर होगा। एमटीपी दिसंबर 24 में एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, डिस्कस द रोल बैक प्रोविजंस ऑफ एपीए। तो रोल बैक कब लगता है, कब नहीं लगता है, कितने साल के लिए होता है, एवरीथिंग यू हैड टू डिस्कस हियर। ठीक है, आपको यहाँ पे सब कुछ जो है डिस्कस करना था। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो एमटीपी दिसंबर 24 में आया सर। नेक्स्ट, जून 24 में भी इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया सेक्शन 94 बी से। जून 24 में भी इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया
सेक्शन 20 जो है 4 में से, ठीक है। पीटीपी जून 24 से। On 1st April, Deere Limited, an Indian company, borrowed 120 crore from Shine Inc., a company incorporated in country Z, for interest at the rate of 8% per annum. Loan तो 120 करोड़ का borrowing fund है into 8%, which is coming to interest, coming to 9.6 करोड़, ठीक है। Interest coming to 9.6 करोड़. Said loan is repayable in a period of 8 years. Loan was guaranteed by Tiger Inc. of country Z. लोन किसने गारंटी किया? टाइगर इंक ऑफ कंट्री जेड ये लोन गारंटी किया, जिसका 33% शेयर होल्डिंग है डियर में। थोड़ा देखो, डियर ने बोरो किया शाइन से, ठीक है। लोन गारंटी करता है टाइगर, ठीक है, हु हैज 33% शेयर होल्डिंग इन डियर and who deposited the matching amount with Shine. बस, ठीक है। अगर ये हो गया तो सब एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? एसोसिएट हो जाएंगे। मैचिंग अमाउंट अगर इसने शाइन में भी दिया है, जिसने लोन दिया, तो अल्टीमेटली ये लोन इसके थ्रू दे रहा है और ये गारंटी भी दे रहा है सर, ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन 94 भी जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या लिखा है? डियर बीइंग एन इंडियन कंपनी एज अ बोरोर इंकर्स इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर अ डेट issued by a non-resident associate enterprise and where such interest exceeds 1 crore, interest payable in excess of 30% of EBITDA will not be allowed as deduction under 94B. Whether that is issued by a lender, lender कौन हुआ? Shine, who is not associated, वो जो associated नहीं है, but an associate enterprise has guaranteed such lending, मतलब टाइगर ने डियर को lend किया है, being explicit or implicit guarantee, or by making such deposit. Deposit matching with the amount of funds given by the lender, such debt shall be deemed to have been issued by the associate enterprise. तो ये प्रोविजंस आप जैसे लिखते हैं वैसे लिख देंगे। फिर फाइनली आपको यहाँ पे जो है एबिटा निकालना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट कितना है? 5 करोड़ का। उसके बाद इंटरेस्ट एड बैक करेंगे 9 करोड़ का, इनकम टैक्स एड बैक करेंगे 3 करोड़ का, डेप्रीसिएशन 5 करोड़ का, अमोर्टाइजेशन 2 करोड़ का। सब कुछ टोटल करने के बाद आपको मिलता है एबिटा 24 करोड़। इसका 30% कैलकुलेट कर लेंगे 7.2 करोड़। फिर एक्चुअल इंटरेस्ट जो है वो 9 करोड़। जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा डिफरेंस लायबल फॉर डिसअलाउंस, ठीक है। 1.8 करोड़ का जो इंटरेस्ट है वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा, विच विल बी एलिजिबल फॉर कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर्स, इमीडिएटली सक्सीडिंग द असेसमेंट ईयर फॉर क्लेमिंग द डिडक्शन, ठीक है। ये कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा आपका नेक्स्ट 8 ईयर्स तक। ये था पीटीपी जून 24। नेक्स्ट आते अपने पीटीपी जून 24 का, और यही से सवाल आया था ट्रांसफर प्राइसिंग से। ये आपका एएलपी से क्वेश्चन आया है। फास्ट ग्रोथ लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी belonging to Bolo Group and it's engaged in the sale of ACs throughout India. Eric of USA, having 28% shareholding in Fast Growth, is engaged in manufacture of AC and belongs to Bolo Group. तो ये एरिक और फास्ट ग्रोथ क्या हो गया? एसोसिएट एंटरप्राइज हो गया, क्योंकि ये 28% शेयर होल्डिंग, दैट इज 26% और मोर उसमें होल्ड करता है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, फास्ट ग्रोथ लिमिटेड परचेज 20,000 AC manufactured by Eric of USA for a price of 70,000 per unit. For a price of 70,000 per unit. तो 20,000 AC जो है मैन्युफैक्चर जो किया by Eric for a price of 70,000 per unit. Identical units manufactured by unrelated parties were purchased by it at 65,000 per unit. Eric gave a credit period of 1 month to Fast, and whereas unrelated parties gave credit period of 2 months to Fast. ठीक है, ध्यान देंगे, हम बात कर रहे हैं फास्ट और एरिक के बीच में, ठीक है। हम बात कर रहे हैं फास्ट और एरिक के बीच में। फास्ट परचेज 20,000 AC मैन्युफैक्चर्ड बाय एरिक फॉर अ प्राइस ऑफ 70,000 पर यूनिट। फास्ट ने बेसिकली 70,000 में एरिक से परचेज किया, जबकि आइडेंटिकल यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अनरिलेटेड पार्टीज वर परचेज्ड बाय इट, जबकि वो अनरिलेटेड पार्टी से जो परचेज करता है वो 65,000 में परचेज करता है। तो भाई एरिक से 70,000 में क्यों परचेज किया? एरिक गिव्स अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 मंथ टू फास्ट ग्रोथ। एरिक जो है ये इसको 1 मंथ का ही क्रेडिट पीरियड देता है फास्ट को, जबकि अनरिलेटेड पार्टीज जो है वो क्रेडिट उनको देता है 2 मंथ्स। अनरिलेटेड पार्टीज एरिक को जो है
वो फास्ट ग्रोथ को 2 मंथ्स का क्रेडिट देता है। तो भैया ज़्यादा पीरियड देता है पेमेंट करने के लिए, ज़्यादा पीरियड देता है पेमेंट करने के लिए। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बी टेकन एट 12% per annum and supply be assumed as uniform throughout the previous year. Determine the ALP per unit and the income addition, if any, to be made to the total income of fast growth for the assessment year, number 1. Number 2, if primary adjustment is proposed to be made by fast growth on suo motu basis, state the time limit for repatriation. ये होगा 90 days, ठीक है, 90 days के अंदर रिपैट्रिएट करना पड़ेगा। अगर रिपैट्रिएशन नहीं कर पाया तो इंटरेस्ट लगेगा। टैक्स लायबिलिटी ऑफ सच रिपैट्रिएशन ऑफ एक्सेस फंड इज नॉट ऑप्टेड बाय फास्ट ग्रोथ लिमिटेड। टैक्स लायबिलिटी क्या होगी अगर रिपैट्रिएशन जो है ऑप्ट नहीं किया गया बाय फास्ट ग्रोथ लिमिटेड। कॉन्सिक्वेंस क्या होगा ऑफ रिपैट्रिएशन ऑफ मनी बाय जीत ऑफ कनाडा बीइंग अनदर कंपनी बिलोंगिंग टू बोलो ग्रुप। कोई भी रिपैट्रिएशन करे कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर सर हम लोग सबसे पहले बता दिए कि एसोसिएट एंटरप्राइज, व्हेन विल अ पर्टिकुलर टू एंटरप्राइज बी डीम्ड टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज if the one enterprise directly and indirectly holds shares at least 26% of the voting power in the other enterprise. Since the details of comparable uncontrolled transactions are available in this case, CUP method will be the most ideal method to adopt the determining ALP. ठीक है, अब एक चीज़ आप नोटिस करो, यहाँ पे आपका जो अनरिलेटेड पार्टीज का जो प्राइस है, ठीक है, वो क्या परचेज कॉस्ट आ रहा है, प्राइस पर यूनिट टू अनरिलेटेड पार्टीज कितना आ रहा है, 65,000 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 65,000 यहाँ पर दिया गया है सर, ठीक है, 65,000 यहाँ पर दिया गया है। अब इसमें बोल रहा है एरिक गिव्स अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 मंथ टू फास्ट ग्रोथ वेयर एज अनरिलेटेड पार्टीज गिव क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। तो यहाँ पे अनरिलेटेड पार्टी को 2 महीना का क्रेडिट दिया है, बट एरिक ने तो फास्ट ग्रोथ को 1 मंथ का ही दिया, तो डिफरेंस कितना है, 1 मंथ का। डिफरेंस कितना है, 1 मंथ का। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर 12% है 12 मंथ का, तो 1 मंथ का कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेस क्रेडिट जो है, जो कि अनरिलेटेड पार्टी अलाउ करके रखा है, आई रिपीट, एक्सेस क्रेडिट जो अनरिलेटेड पार्टी अलाउ करके रखा है, वो आपको 65,000 से और ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्यों करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, क्यों सर, क्योंकि अनरिलेटेड पार्टी 65 कर रहा है और एरिक जो है वो 70,000 कर रहा है, जो कि 2 मंथ्स कर रहा है, अनरिलेटेड पार्टी 1 मंथ कर रहा है। ठीक है, ये हो रहा है ना, सॉरी, एरिक 1 मंथ कर रहा है, अनरिलेटेड पार्टी 2 मंथ्स कर रहा है, यानी अनरिलेटेड पार्टी ज्यादा दे रहा है क्रेडिट। तो यहाँ पे आपको जो ज़्यादा मिल रहा है क्रेडिट, तो डेफिनेटली प्राइसिंग भी ज़्यादा होगा। तो अकॉर्डिंगली आपको 2 मंथ्स के अलावा जो कंपैरिजन है 1 मंथ के कंपैरिजन में लाना पड़ेगा, तो 1 मंथ कम करना पड़ेगा, 1% कम करना पड़ेगा। तो 1% ऑफ 65,000 जो है अपने 650 कम किया, तो आपका ALP कितना आ रहा है, 64,350। प्राइस कितना, एक्चुअल चार्ज कितना किया गया, 70,000। ठीक है, तो आपका एडजस्टमेंट कितना हो जाएगा, डिफरेंस 5650। तो 5650 इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है, 20,000 AC, 5650 इंटू 20,000, ये हो गया आपका 11.3 CR। ये कितना हो गया आपका 11.3 CR। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टाइम लिमिट फॉर रिपैट्रिएशन। एज द प्राइमरी एडजस्टमेंट बाय वे ऑफ ALP एक्सीड्स 1 करोड़, आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट, क्योंकि 11.3 करोड़ का इनकम एडिशन है, तो आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा हो रहा है, तो फास्ट ग्रोथ मस्ट कैरी आउट द सेकेंडरी एडजस्टमेंट एंड द टाइम लिमिट इज 90 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। 10 ये 30 नवंबर से काउंट होगा, क्योंकि ड्यू डेट क्या है, 30 नवंबर, 24-25, 30 नवंबर 25 विल बी द ड्यू डेट, वहां से 3 मंथ्स 90 डेज हो जाएगा आपका। दिसंबर का 31 डेज प्लस जनवरी का 31 डेज, ठीक है, ये हो गया आपका 28 डेज। तो 20th Feb 2026 is the last date for repatriation. What if the amount is not bought into India within the specified time? It will be deemed to be the advance and liable for interest. 1 month year cost of lending rate of SBI on the 1st April of the previous year plus 3.25%. Interest chargeable will be at 1 year marginal cost of fund lending rate of SBI as on 1st April plus 3.25%. If the transaction is in foreign currency, then अपने को 6 month LIBOR लेना पड़ता है, London Interbank offered rate as on 30th September plus 3%. If you opt for non repatriation, हर एक पार्ट का सवाल पूछा है, what if you repatriation is not opted, अगर repatriate नहीं कर रहा है तो 20.9664%, जैसे 18% plus 12% surcharge plus 4% cess. If he does not want repatriation of primary adjustment, then he can pay tax at 20.9664% of rupees, the adjustment amount that is 11.3 crore, which will be this much. Remittance by another associate enterprises.
इफ द अमाउंट ऑफ प्राइमरी एडजस्टमेंट इज रेमिटेड बाय सम अदर कंसर्न ऑफ द सेम ग्रुप, जैसे कि मान लो उसी ग्रुप कंपनी का कोई और कंपनी रिपैट्रिएट कर देता है, देन सच रेमिटेंस इज डीम्ड टू बी रिपैट्रिएटेड बाय द फॉरेन एंटिटी। इन दिस केस देन ऑल्सो सेकेंडरी एडजस्टमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। तब आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर कोई और ग्रुप कंपनी रिपैट्रिएट कर देता है तो। ठीक है, तो ये जून 24 का सवाल था। नेक्स्ट एक डायरेक्ट क्वेश्चन था एमटीपी में। इस तरह के क्वेश्चन जनरली नहीं आते। एक्सप्लेन व्हेन टू एंटरप्राइज आर कंसीडर्ड टू बी एसोसिएट। तो बहुत सारे रिलेशनशिप्स है सर, बहुत सारे रिलेशनशिप्स है, तो सारे रिलेशनशिप्स आपको यहाँ पर मेंशन करना था। ठीक है, नेक्स्ट आपका एमटीपी जून 24 सेम आ रहा है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। 30% ऑफ एबिटा से ज़्यादा जो एक्सेस इंटरेस्ट होगा वो आप डिसअलाउ कर देंगे। ठीक है, एक्सेस जो इंटरेस्ट होगा वो आप डिसअलाउ कर देंगे। ठीक है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ गाइस, इस तरह के सवाल अपने बहुत बार कर चुके हैं। अब आओ एमटीपी जून 24, अपने एएलपी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे। ब्रेन इंक लंदन हैज़ 35% इक्विटी इन सेलम लिमिटेड। ब्रेन का सेलम में 35% स्टेक है। ठीक है, एसोसिएट एंटरप्राइज है। कंपनी सेलम इज एंगेज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। कंपनी जो सेलम है, इट इज एंगेज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड द मेंटेनेंस ऑफ कस्टमर्स अक्रॉस द ग्लोब विच इंक्लूड्स ब्रेन इंक। तो सेलम जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, मेंटेन करता है कस्टमर्स अक्रॉस द ग्लोब विच इंक्लूड्स ब्रेन इंक। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर सेलम स्पेंट 2000 मैन आवर्स। इस फाइनेंशियल ईयर में सेलम कितना किया, वो 2000 मैन आवर्स स्पेंड किया। ठीक है, वो 2000 मैन आवर्स स्पेंड किया फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ सॉफ्टवेयर फॉर ब्रेन इंक। क्या कर रहा है वो 2000 मैन आवर्स स्पेंड किया फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ सॉफ्टवेयर फॉर ब्रेन इंक एंड बिल्ड एट ₹1000 पर आवर। बिल कितना किया, 1000 पर आवर में बिल किया। द कॉस्ट इंकर्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग मेंटेनेंस वर्क टू ब्रेन इंक अमाउंट्स टू 15 लाख। कॉस्ट कितना इंकर हुआ फॉर एग्जीक्यूटिंग मेंटेनेंस वर्क, दैट इज 15 लाख। सिमिलर वर्क was done for unrelated party Tri Limited in which the profit was 50%। यही काम अनरिलेटेड पार्टी के थ्रू जब हो रहा था तो ये 50% प्रॉफिट मार्जिन में हो रहा था। तो डेफिनेटली यहाँ पे सीपीएम मेथड आपको यूज करना पड़ेगा, दैट इज कॉस्ट प्लस मेथड। कॉस्ट कितना इंकर हुआ है, 15 लाख का कॉस्ट इंकर हुआ है। और सिमिलर जो ट्रांजैक्शन है इसमें आपका मार्जिन कितना होता है, 50% होता है। ब्रेन इंक क्या करता है, टेक्निकल सपोर्ट देता है सेलम लिमिटेड को विच कैन बी वैल्यूड एट 8% ऑफ जीपी। जीपी मार्जिन का 8%। ठीक है, जीपी मार्जिन का 8% टेक्निकल सपोर्ट सेलम को मिलता है। बट देयर इज नो सच रिलेशनशिप विद द ट्राई लिमिटेड, मतलब दूसरा कंपनी के साथ एज सच कोई रिलेशनशिप नहीं है। सेलम गिव्स अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 90 डेज। सेलम उसको 90 डेज का क्रेडिट पीरियड देता है। ठीक है, कि तुम 90 डेज बाद मेरे को पैसा दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें डेवलप करके दे रहा हूँ, तुम मेरे को 90 डेज बाद पैसा दे देना। ब्रेन को 90 डेज बाद देना होता है। द कॉस्ट ऑफ विच इज 3% ऑफ द नॉर्मल बिलिंग रेट विच इज नॉट गिवन टू अदर पार्टीज। तो ये दो फंक्शनल डिफरेंसेस अपन को मिल रहा है सर, ये दो फंक्शनल डिफरेंसेस जो है वो अपन को मिल रहा है। यू नीड टू कंप्यूट द एलपी अंडर कॉस्ट प्लस मेथड इन द हैंड्स ऑफ सेलम लिमिटेड, यानी सेलम जो सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ब्रेन इंक को। ठीक है, आपको चेक करना है कि देखो कॉस्ट इंकर्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग दिस वर्क इज नॉर्मली कितना, 15 लाख। ठीक है, तो अपने को इसी में एलपी मार्जिन ऐड करना है। अपने को 50% को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा विद द करेंट ट्रांजैक्शन। तो 50% आपका अलग है, तो ट्राई लिमिटेड के साथ आपका 50% है। देखो ध्यान देना, ब्रेन गिव्स टेक्निकल सपोर्ट विच कैन बी वैल्यूड एट जीपी मार्जिन। यहां पर जनरली सेलम जब ब्रेन को देगा, क्योंकि ब्रेन से उसको सपोर्ट मिल रहा है तो कम चार्ज करेगा। बट ट्राई लिमिटेड के साथ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ट्राई लिमिटेड का साथ ऐसा नहीं रहा, तो वहां पे ज्यादा किया हुआ है। बट बिकॉज ऑफ दिस टेक्निकल सपोर्ट, ट्राई लिमिटेड का जो मार्जिन होगा वो कम हो जाना चाहिए ना। अगर मान लो यही चीज, यही टेक्निकल सपोर्ट अगर ट्राई लिमिटेड सेलम को दे रहा होता, आई मीन ट्राई लिमिटेड से यही वर्क अगर सेलम से हो रहा होता फ्रॉम ट्राई लिमिटेड, तो यहाँ पे फंक्शनल सपोर्ट नहीं मिलता सर। तो फंक्शनल सपोर्ट अगर नहीं मिलता इन द केस ऑफ ट्राई लिमिटेड, तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जीपी मार्जिन जो आपका 50% है, आपको 8% ऑफ जीपी मार्जिन, 8% ऑफ 50% कितना हुआ, 4% हुआ। 4% जो है वो आपको जीपी मार्जिन यहाँ पर कम करना पड़ेगा। 4% जो है वो आपको जीपी मार्जिन जो है वो आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 8% ऑफ 50%, आई रिपीट 8% ऑफ 50% जो जीपी मार्जिन है वो आपको जो है
कम करना पड़ेगा. देयर इज नो सच फंक्शनल. सेलम गिव्स क्रेडिट पीरियड ऑफ 90 डेज. सेलम कितना दिन का क्रेडिट पीरियड दे रहा है? सेलम अपन को 90 डेज का क्रेडिट पीरियड दे रहा है. बराबर है. सेलम गिव्स क्रेडिट पीरियड ऑफ 90 डेज, द कॉस्ट ऑफ विच इज 3% ऑफ द नॉर्मल बिलिंग रेट. कॉस्ट इसका कितना है? 3 months, I mean 3%. बट इट इज नॉट गिवन टू अदर पार्टीज. ये जो है ये बाद बाकी पार्टीज को नहीं दिया जाता. ये बाद बाकी पार्टीज को नहीं दिया जाता. सेलम जो है 90 डेज का क्रेडिट पीरियड दे रहा है, द कॉस्ट ऑफ विच इज 3% ऑफ द नॉर्मल बिलिंग रेट, बट इट इज नॉट गिवन टू अदर पार्टीज. ध्यान से समझो. ब्रेन I mean सेलम गिव्स क्रेडिट द कॉस्ट ऑफ विच इज विच इज नॉट गिवन टू, मतलब ब्रेन इंक को सेलम 90 डेज का क्रेडिट पीरियड दे रहा है. ठीक है. अब 90 डेज का क्रेडिट पीरियड दे रहा है मतलब सर ऑब्वियसली प्राइस भी ज्यादा देगा, प्राइस भी ज्यादा चार्ज करेगा ब्रेन से, बट ये अदर पार्टीज को नहीं दे रहा है. तो यहाँ पे 50% जो मार्जिन है ये डेफिनेटली बढ़ना चाहिए. ये क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब प्राइस ज्यादा चार्ज करेगा, रिकवरी ज्यादा होगा तो मार्जिन भी ज्यादा आएगा. तो इन दिस सिचुएशन 3% जो होगा मेरे को ऐड करना पड़ेगा. 3% ऑफ 50% यानी 1.5% मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा. तो 50 minus 4 46 plus 1.5 47.5 is your ALP GP margin. अब आप इसी परसेंटेज को क्या करेंगे? 15 लाख में ऐड करेंगे. ठीक है. आप 15 लाख में इसको क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे. थोड़ा ध्यान देंगे. ये कॉस्ट ऑफ सर्विसेज है. आपका जीपी मार्जिन कितना है? 47.5%. आपका जीपी मार्जिन कितना आया? 47.5% आपका जीपी मार्जिन आया. तो आपका कॉस्ट कितना है? ठीक है. आपका कॉस्ट कितना है? आपका कॉस्ट है 52.5% आपका कॉस्ट है. तो 15 लाख अगर आपका कॉस्ट है डिवाइडेड बाय 52.5%, 15 लाख आपका कॉस्ट है डिवाइड बाय 52.5%, तो आपका टोटल आ गया 28,57,143. क्या हो गया? टोटल आ गया 28,57,143. तो 28,57,143 ये आपका टोटल आर्म्स लेंथ बिल्ड वैल्यू आ गया. अब थोड़ा ध्यान देना, आपको कॉस्ट दिया हुआ था. क्या दिया हुआ था? कॉस्ट. तो यहां पर अपने क्या किए? अपने ऐसा किए कि आपका टोटल कॉस्ट जो आएगा वो 52.5% आएगा. मतलब आपका जीपी मार्जिन कितना है? 47.5%. तो आपका कॉस्ट कितना आ गया परसेंटेज? 52.5%. तो इसी को अपने इक्वेट करके अपने आर्म्स लेंथ का बिल्ड वैल्यू निकाल लिए कि इतना अगर वो बिलिंग करेगा और अगर इसका 47.5% मार्जिन होगा जीपी मार्जिन इस वैल्यू पे, तो फिर उसका प्रॉफिट आएगा. ठीक है. तो फिर उसका क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा. करेक्ट. तो आप देखो 28,57,143 इसका आर्म्स लेंथ बिल्ड वैल्यू आ गया. और इसका एक्चुअल वैल्यू कितना है? यहां पे दिया हुआ इसका एक्चुअल वैल्यू कितना है? 2000 मैन आवर्स एंड बिलिंग वैल्यू है 1000 पर आवर. तो 2000 इंटू 1000 कितना हुआ? 20 लैक्स. डिफरेंशियल जो होगा 8,57,143 का, ये इंक्रीमेंटल टोटल इनकम हो जाएगा. ठीक है. इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं. ठीक है. तो इसको अच्छे से करके जाना. नेक्स्ट है पीटीपी दिसंबर 23 न्यू सिलेबस. डायरेक्ट क्वेश्चन आया एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट से. मित्तल एंड कंपनी दिल्ली इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर. It has been exporting its goods to unrelated parties till 31st March. It is contemplating to sell only to its associate enterprise exceeding 100 crores in every financial year, commencing from financial year next year. As the tax manager of the company, you are required to explain briefly with reference to advance pricing agreement. ठीक है. Period of the validity, advance pricing agreement जो है कब तक valid होता है? When the SSC enters into an APA with the department, it is valid for 5 consecutive previous years from the year in which the APA has been entered into. Fees कितना payable हो जाएगा सर? Say for example, if the application is filed and the APA is entered into the current financial year, मान लो ये हो गया 24, ये हो गया आपका 24-25, it would be valid from 24-25, 25-26, 26-27, 27-28 and 28-29. ठीक है. फीस कितना पेबल होगा? व्हेन द अमाउंट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्सीड्स 100 करोड़, द फी पेबल वुड बी 10 लाख. What will be the binding nature? On whom it will be binding? Definitely APAs will be binding on the person in the case and in respect of the transaction in relation to which the APA has been entered into, and the principal commissioner of income tax and the commissioner of the income tax and the income tax authority subordinate to him
in respect of the said person and the said transaction. However, APA will not be binding if there is change in facts, change in law, or there is any change in facts after entering into APA. Determination of ALP after entering into APA. ठीक है, once APA is entered into, the ALP shall be determined accordance with APA only. एक बार अगर ALP एक बार APA एंटर हो गया तो APA जो है वो ALP के हिसाब से ही निकाला जाएगा. It shall override the provisions of all the other TP provision, that is 92C and 92CA. ये बाद बाकी TP provisions को क्या करेगा, ओवरराइड करेगा, क्योंकि अगर ALP APA के हिसाब से निकाला जाएगा तो APA के हिसाब से ही निकाला जाएगा, फिर बाद बाकी provisions उस पर एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा. तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी आ गया. फिर देखो थिन कैपिटलाइजेशन रूल से बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आता है. इंटरेस्ट सब्जेक्ट टू 30% ऑफ एबिटा, ये तो लर्न करके चला जाना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है. और डिसअलाउड इंटरेस्ट तुमको नेक्स्ट ATS तक कैरी फॉरवर्ड करना अलाउ किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं. आइए क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं. PTP December 23 न्यू सिलेबस. SD LLP, a foreign company, holds 32% of the voting power in ZX Mumbai, an Indian company. एक फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी में होल्ड करता है, दोनों एसोसिएटेड है. ZX प्रोवाइड्स बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट्स. ZX जो है वो अपने क्लाइंट्स को बैंकिंग रिलेटेड सर्विस देता है, और उसमें से एक क्लाइंट उसका खुद होल्डिंग कंपनी है SD LLP. ठीक है, तो यहाँ पर एकदम क्लियर है कि जो सब्सिडरी कंपनी है वो अपनी होल्डिंग कंपनी को सर्विस दे रहा है, दोनों एक दूसरे का एसोसिएटेड है. During the current year, ZX has billed SD LLP for 30,000 man hours. कितना का बिलिंग किया? 30,000 man hours का बिलिंग किया at USD 36 per man hour. This is the actual billing value. Direct cost which may be taken is to provide this service is USD 18 per man hour and USD 12 per man hour. So 30 man hour आप 30 USD into USD कितना ले सकते हैं? 80 ले सकते हैं, और into 30,000 आपका हो गया टोटल मैन आवर्स. तो 30 इंटू 80 इंटू 30,000. ठीक है, तो 7 करोड़ 20 lakhs का टोटल कॉस्ट लगा है. ठीक है, 7 करोड़ 20 lakhs का टोटल कॉस्ट लगा है, और एक्चुअल बिलिंग वैल्यू कितना आ रहा है? 30,000 इंटू 36 इंटू 80, ये हो गया 8 करोड़ 64 लाख. यानी कि एक्चुअल जो SD LLP को बिल किया है वो 8 करोड़ 64 लाख का है, और टोटल कॉस्ट कितना है? 7 करोड़ 20 लाख का है. क्लियर. इंक कोलंबो इज ऑल्सो अ क्लाइंट ऑफ ZX. ठीक है, इंक कोलंबो के बारे में बात कर रहा है कि ये भी ZX का एक क्लाइंट है. टू होम सिमिलर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एट 45% प्रॉफिट टू ऑपरेटिंग कॉस्ट. इंपॉर्टेंट है, 45% प्रॉफिट टू ऑपरेटिंग कॉस्ट. हाउएवर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स मे बी नोटेड एज बिटवीन द सर्विसेज रेंडर्ड टू SD LLP एंड TY Inc. ठीक है, SD LLP और TY Inc के बीच में जो सर्विसेज रेंडर हुआ था उनको, उसमें ये सारे एस्पेक्ट्स नोटवर्दी है. क्या क्या है? Since SD LLP gives huge volume of business, SD LLP बहुत बड़ा बिजनेस देता है अपने सर्विस प्रोवाइडर को, ZX ने उसको स्पेशल क्वांटिटी डिस्काउंट दिया एज पर द मार्केट नॉर्म्स व्हिच मे बी टेकन एज 8% ऑफ द GP मार्जिन. अब मुझे बताओ, इन केस ऑफ इंक कोलंबो, ठीक है, इन केस ऑफ जो कोलंबो वाला क्लाइंट है, उसका मतलब जो उसका सेपरेट कोलंबो वाला क्लाइंट है, इसको बोल सकते हैं आप TY Inc. ठीक है, TY Inc. ठीक है, इनके सिचुएशन में 45% प्रॉफिट टू ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो है. तो आपको ये 45% जो रेशियो है ये आपको अनरिलेटेड पर्सन के साथ जो है उसके साथ रेशियो दिया है, तो आपको यही एडजस्टेड रेशियो निकालना पड़ेगा एज पर द आर्म्स लेंथ. तो मेरे को बताओ, अगर ZX SD LLP को स्पेशल 8% जो है ऑफ द GP मार्जिन का डिस्काउंट क्वांटिटेटिव फैक्टर है, तो यहाँ पे भी लगना देना पड़ेगा सर. तो 45% में अगर मैं 8% लेस कर दूं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 8% ऑफ द GP मार्जिन, 8% में लेस कर दूं, तो ये हो जाएगा मेरा 3.6%. तो 45 का 8% हो जाएगा मेरा 3.6%. नेक्स्ट, SD LLP प्रोवाइड्स टेक्निकल सपोर्ट टू ZX लिमिटेड. SD LLP वन ऑफ द क्लाइंट है, वो टेक्निकल सपोर्ट भी देता है अपने प्रोवाइडर को बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज, but no such support is derived by the SSC from its various other customers. SD LLP से उसको सपोर्ट मिल जाता है, बाद बाकी कस्टमर से नहीं मिलता. तो डेफिनेटली SD LLP से सपोर्ट मिलता है तो वहाँ कम प्राइस चार्ज करता है, पर TY Inc से तो सर ज़्यादा प्राइस चार्ज करना पड़ेगा. तो यहाँ पे एकदम क्लियरली लिखा है, द वैल्यू ऑफ द टेक्निकल सपोर्ट ऑफ SD to ZX may be taken as 10% of the GP margin. तो मते को बताओ,
SDLLP, तो यहाँ पर SDLLP टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है टू ZX। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन द बैंकिंग डोमेन, यहाँ पर आपको वैल्यू एडिशन ZX जो है को वैल्यू एडिशन दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नो सच सपोर्ट इज डिराइव बाय द SSE फ्रॉम TY Inc। TY Inc से एज सच कोई सपोर्ट मिल नहीं रहा है। तो सर डेफिनेटली TY Inc से वैसा कोई चार्ज जो है नहीं किया जाएगा। The value of the technical support of SD to ZX may be taken as 10% of the GP margin। तो ये भी अपने क्या कर दिए, 10% of 45% लेस करके 4.5% कर दिए। SD is given a credit period of 15 days while the unrelated party is given a credit period of 45 days। SDLP को 15 दिन का क्रेडिट मिल रहा है, जबकि अनरिलेटेड पार्टी जो है उसको 45 डेज का क्रेडिट मिल रहा है। ठीक है, कितना डेज का, 45 डेज का। तो सर आपको तो कम करना पड़ेगा ना, 45 डेज का क्रेडिट, आपको यहाँ पे 45 डेज का क्रेडिट ही फैक्टर इन किया हुआ है 45% में, बट यहाँ पे क्रेडिट तो कम मिल रहा है तो रेवेन्यू भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन यहाँ पे माइनस क्या करना पड़ेगा, इसका 5% आपको वेटेज लेना है, तो 5% आप वेटेज ले लेंगे 45% का, तो इज 2.25। तो नेट रिजल्ट आपका ALP जो GP जो आपका मार्जिन आ रहा है वो है 34.65%। टोटल एक्चुअल कॉस्ट आप निकाल चुके हैं 7 करोड़ 20 लाख। तो 7 करोड़ 20 लाख पे अपने 34.65% ऐड करेंगे ALP GP मार्जिन, और उसके वजह से अपना आ जाएगा आपका एक्चुअल ALP जो चार्ज होना चाहिए 9 करोड़ 69 लाख 48,000। तो 9 करोड़ 69 लाख 48,000 आपका ALP हो गया, और 8 करोड़ 64 लाख आपका एक्चुअल बिलिंग वैल्यू हो गया। जो डिफरेंस आएगा 1 करोड़ 5 लाख 48,000 का, वो आपका डिफरेंस इन प्रॉफिट आ जाएगा, वो आपका डिफरेंस इन प्रॉफिट आ जाएगा, विच हैज टू बी एडजस्ट। मतलब ये बेसिकली प्राइमरी एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है, जो कि आपको ट्रांसफर प्राइसिंग में करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं रैंचो, PTP December 23 ओल्ड सिलेबस। रैंचो हैविंग इट्स बिजनेस इन सिंगापुर हैज एडवांस्ड अ लोन ऑफ SD सिंगापुर डॉलर 1,50,000 टू रैंचो लिमिटेड इंक, यानी कि सिंगापुर का कंपनी है, लिमिटेड यानी इंडियन बेस्ड भुवनेश्वर बेस्ड कंपनी है। बुक वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ रैंचो लिमिटेड वाज 120 लाख एंड द मार्केट वैल्यू वाज 180 लाख। ठीक है, तो अपने पहले 1,50,000 जो है इसका इंटू 55 कर लिए, ये हो रहा है आपका 82,50,000। थोड़ा ध्यान देंगे, ये हो रहा है आपका 82,50,000 डिवाइडेड बाई 120 लाख कर लिए इंटू 100, डिवाइडेड बाई 120 लाख इंटू 100, तो ये कितना हो रहा है 68.75% हो रहा है। तो अल्टीमेटली लोन की जो वेटेज है वो 51% से ज्यादा है, लोन की जो वेटेज है दैट इज मोर देन 51%। तो दैट इज व्हाई वी कैन से रैंचो इंक एंड रैंचो लिमिटेड, दे बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइजेस। रैंचो लिमिटेड प्रोवाइड सॉफ्टवेयर बैकअप सपोर्ट सर्विसेज टू रैंचो इंक। रैंचो लिमिटेड यानी भुवनेश्वर हैज स्पेंट 30,000 मैन आवर्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू रैंचो इंक। द कॉस्ट टू द रैंचो लिमिटेड इज SD 80 पर मैन आवर, यानी सिंगापुर डॉलर पर मैन आवर। ठीक है, तो कॉस्ट कितना हो गया आपका SD पर मैन आवर 80, तो 80 पर मैन आवर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कॉस्ट है SD 80 पर मैन आवर, और एक SD में 55 हो गया, तो 80 इंटू 55 ये हो गया 4400 पर मैन आवर। यही तो है, पर मैन आवर आपका 4400 जो है वो आपका रुपीज होगा, 4400 रुपीज पर मैन आवर कॉस्टिंग है। रैंचो ने बिल किया 85 मैन आवर का, रैंचो ने बिल किया इनको 85, तो ये तो सर कॉम्प्रोमाइज्ड है तो अपने ले नहीं सकते, बट एक्चुअल में एक्चुअल प्राइस आपको इससे पता चल जाएगा कि 85 इंटू 55 इंटू टोटल 30,000 मैन आवर्स, इससे आपको एक्चुअल पता चल गया। तो 85 इंटू 55 इंटू 30,000 विच गिव्स यू 14,02,50,000। ठीक है, तो 14 करोड़ 2,50,000 ये आपका टोटल बिलिंग वैल्यू हो गया, बट ये आपका ALP नहीं है, ये आपका एक्चुअल है। मैचो लिमिटेड को किया है विच हैज सिमिलर बिजनेस मॉडल, प्रोवाइड्स बैकअप सपोर्ट सर्विसेज टू बीटा इन मलेशिया। अपने को यहाँ पर मैचो लिमिटेड का मतलब तुम समझ रहे, जो अनरिलेटेड पार्टी ने फर्दर जिसको बेचा वो उसका पूरा का पूरा कॉस्ट एंड OP मार्जिन डिटेल्स बता रहा है, direct cost, indirect cost, operating profit. Now you need to use the TNMM and calculate the ALP of the transaction between Rancho and Rancho Inc. based on data of Macho. तो Macho का आप देखो, आपको direct cost, indirect cost, operating profit दिया, तो आप operating profit by cost निकाल सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100 डिवाइड बाय कॉस्ट कितना है टोटल 150 इंटू 100 हो गया 66.67% आपका प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, ऑन योर कॉस्ट,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑन योर कॉस्ट, और यहाँ पे मेरे को पता है मेरा एक्चुअल कॉस्ट कितना आ रहा है 80 मैन आवर के हिसाब से, थोड़ा ध्यान देंगे 80 मैन आवर के हिसाब से मेरा कॉस्ट कितना आ रहा है 80 मैन आवर के हिसाब से 4400 मैन आवर आ रहा है। तो ये मेरा कॉस्ट है, इसमें अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दूं मैचो लिमिटेड के हिसाब से पर मैन आवर सोचो, तो 4400 प्लस 66.67% इसमें ऐड कर दूं तो ये टोटल आ रहा है 7333.48 पर मैन आवर। अब इसको मैं क्या करूंगा इनटू जो मेरा टोटल मैन आवर्स है 30,000, ये मेरा 30,000 इंटू 55 मेरा जो सिंगापुर डॉलर का रेट है। तो देखो क्या होगा 7333, ठीक है, 0.48 इंटू 30,000 इंटू 55, एक मिनट, 7333 ये आपका पर मैन आवर है, ओके सॉरी इसमें 55 नहीं होगा, 7333.48, ठीक है, इंटू 30,000। तो अगर हम इसको 7333.48 करते हैं इंटू 30,000, तो यहाँ पर आपका आ रहा है 22 करोड़ 4,400, ठीक है, 22 करोड़ 4,400 ये आपका टोटल एक्चुअल एएलपी आ रहा है, इतना होना चाहिए। हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके, अगर एक्चुअल 85 के हिसाब से ये ट्रांसफर प्राइसिंग करता तो इसका 14 करोड़ 2,50,000 आता, तो डिफरेंस इन टोटल इनकम आ रहा है आपका 7 करोड़ 97,54,400 विच विल बी योर एक्चुअल इनकम, मतलब इंक्रीमेंटल टोटल इनकम इतना होगा सर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट पीटीपी दिसंबर 23 होल सिलेबस, अगेन यहाँ पे 30% ऑफ एबिटा वाला रूल आ गया है, ठीक है, 30% ऑफ एबिटा निकाल के अपना 94B के हिसाब से अपना जो है थिन कैपिटलाइजेशन रूल वाला क्वेश्चन कर लेंगे, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। MTP December 23, examine the consequences that would follow if the AO makes the adjustments to the ALP in the international transaction resulting in increase in taxable income. Discuss the remedies available to the SSC to dispute such adjustment. मतलब अगर adjustments होता है ALP में जो AO के order में होता है, तो in this situation what are the various remedies which are available to the SSC? तो first of all he can file appeal before the CIT appeal अगेंस्ट द ऑर्डर विद इन 30 डेज, वो CIT अपील में जा सकता है या फिर वो रिवीजन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है 264 में विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर सॉट टू बी रिवाइज्ड इज कम्युनिकेटेड, ओनली इफ टाइम लिमिट टू फाइल अपील हैज बीन एक्सपायर्ड। तो बहुत अच्छा सवाल था कि सर TPO का ऑर्डर आ चुका है, AO का ऑर्डर आ चुका है, अब क्या रेमेडी अवेलेबल है, तो अपील डेफिनेटली वो फाइल कर सकता है। इसमें और ध्यान आपको देना पड़ेगा कि जो भी आपका इंक्रीमेंटल टोटल इनकम आ रहा है ALP में, उसके अगेंस्ट में आप कोई चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं ले सकते। यू कैन नॉट ऑल्सो क्लेम एनी एग्जामिशन एट RNAA, ऑल्सो यू कैन नॉट मेक एनी कॉरस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट टू द टोटल इनकम ऑफ द अदर एसोसिएट एंटरप्राइज, ठीक है, जिसके इनकम में ऐड हो रहा है उसी के इनकम में ऐड हो रहा है, किसी दूसरे के खर्चे में आप ऐड बैक नहीं करेंगे कि अगर आपका इनकम ऐड बैक हो रहा है तो उसका एक्सपेंस आना चाहिए, तो वो आप नहीं कर सकते। नो कॉरस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट विल बी मेड इन द टोटल इनकम ऑफ द अदर एसोसिएट एंटरप्राइज। MTP December 23 में भी इसी तरह का क्वेश्चन है, देख सकते हो 50 करोड़ बोरो किया है, इंटरेस्ट रेट इतना है, नेट प्रॉफिट सब ऐड बैक कर दोगे, ठीक है। डज इट मेक एनी डिफरेंस इफ द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट इज 99 करोड़। देखो सबसे पहले हमने ये चेक किया कि बोरो किया कितना 50 करोड़ एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 80% पर एनम, ठीक है, इंटरेस्ट रेट ऑफ 80% पर एनम। तो यहाँ पर अपने देखे कि इंटरेस्ट कितना पे हुआ है, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट अपना हो गया 50 करोड़ का 8%, ठीक है, विच इज 4 करोड़, विच इज 4 करोड़। एबिटा निकाल लो, एबिटा कैसे निकालेंगे, 5 प्लस 1.5 प्लस 1 प्लस 0.5, ठीक है, ओके, प्लस आपका जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 4, ठीक है, नेट प्रॉफिट में ये सब ऐड कर देंगे और इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो आपका 12 आ जाएगा, तो 12 का 30%, 12 का 30%, ये हो गया आपका 3.6, ठीक है, तो 4 माइनस 3.6 30% हो गया, 0.4 आप क्या करेंगे डिस अलाउ कर देंगे, तो डिस अलाउड इंटरेस्ट कितना हो गया 40 लाख, 0.4 करोड़, ठीक है। तो टैक्सेबल इनकम क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखो, टैक्सेबल इनकम क्या हो जाएगा आपका, जो नेट एबिटा आ रहा है, थोड़ा ध्यान से, एबिटा कितना का रहा था 12 करोड़ का रहा था, अब इसमें से क्या क्या क्लेम करेंगे, जो एक्चुअल इंटरेस्ट लॉयबल है, एक्चुअल इंटरेस्ट कितना लॉयबल है 3.6, थोड़ा ध्यान से, इसके बाद आप क्या क्लेम करेंगे, डेप्रीसिएशन क्लेम करेंगे, बस आप इनकम टैक्स क्लेम नहीं करेंगे और आप डिविडेंड क्लेम नहीं करेंगे। तो 12 माइनस 3.6, 12 माइनस 3.6 माइनस 1 गिव्स यू 7.4 करोड़। नो डिसअलाउंस इफ इंटरेस्ट इज पेड टू अनरिलेटेड,
तो पर्सनल टैक्सेबल इनकम आपका क्या हो जाएगा, पर्सनल टैक्सेबल इनकम क्या हो जाएगा, अब आपका ये टैक्सेबल इनकम हो गया, नो डिसअलाउंसेस इफ द इंटरेस्ट इज पेड टू अनरिलेटेड। अब इसमें अपने क्या कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना सर, नेक्स्ट ईयर, ठीक है, अगर आप इसका समझो कि मेरा 4 करोड़ का, ठीक है, मेरा 4 करोड़ का अगर मैं पूरा का पूरा डिडक्शन क्लेम कर लूँ इंटरेस्ट का, ठीक है, मेरा पूरा का पूरा जो 4 करोड़ है इसका मेरा इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 50 का 8%, 50 का 8%, 50 का मेरा 8% मेरा इंटरेस्ट आ रहा है। फर्स्ट केस में आप देख सकते हो कि आपका 50 करोड़ का टोटल बोरोइंग्स है और इसका यहाँ पे एसेट साइज दिया है 98, तो ये 51% और मोर है, दैट इज वाई ये ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए सब्जेक्टेड टू है और यहाँ पे 94 भी लगेगा। लेकिन नेक्स्ट सिचुएशन में बोल रहा है कि अगर आपका एसेट 99 करोड़ होता है 98 की जगह, तो 50/99 अगर अपन करें, तो ध्यान देंगे 50/99 अगर अपन करें तो ये आता है आपका 50.50%, रिपीट, ये आता है आपका 50.50%, ये आता है आपका 50.50%। तो 50.50% के सिचुएशन में इट विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू ट्रांसफर प्राइसिंग, तो आप पूरा का पूरा जो 4 करोड़ का है डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, 1 करोड़ का जो है आप अपना डेप्रीसिएशन क्लेम कर सकते हो और आपका रिमेनिंग टैक्सेबल इनकम होता है 7 करोड़। आपका रिमेनिंग टैक्सेबल इनकम होगा 7 करोड़। क्लियर है सर, एकदम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो ये था अपना MTP दिसंबर 23 न्यू सिलेबस, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया, ठीक है। सो ये था अपना पार्ट 1 ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग सेशन। जो पार्ट 2 सेशन होगा वो अपने नेक्स्ट सेशन में लेंगे। अभी तक इतना ही, पार्ट 1 जहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग का मेजॉरिटी क्वेश्चंस मैंने आपको कवर कराया, पार्ट 2 क्वेश्चन जो बाकी के क्वेश्चंस है वो मैं अपने नेक्स्ट सेशन में कवर कराऊंगा। थैंक यू सो मच, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन।